ये है पार्ट 6। तो चलो शुरू करते हैं। दाऊद ने हाथ जोड़कर कहा, मौसी बस मुझे बचा लो, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। अगले ही दिन जेनाबाई मुंबई के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गईं। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी, इसलिए वे सीधे वरिष्ठ अधिकारी के कमरे में जा पहुंची। बातचीत के दौरान अधिकारियों ने दाऊद का जिक्र छेड़ा। उन्होंने बताया कि चारों ओर पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वह कहीं मिल नहीं रहा। जेनाबाई ने शांत आवाज में कहा कि वे जानती हैं वह कहां है, लेकिन एक ही शर्त पर बताएंगी। दाऊद पर दर्ज सारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड हटाए जाए, वह आपका इन्फॉर्मेंट बन जाएगा। अधिकारी हैरान थे, लेकिन जेनाबाई के रुतबे के आगे किसी में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने उनकी शर्त मान ली। जेनाबाई ने यह भी समझाया कि दाऊद उन्हें मां की तरह मानता है और उनकी बात कभी नहीं टालेगा। अगली सुबह ही किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जेनाबाई ने दरवाजा खोला तो सामने दाऊद था। मौसी कुछ हुआ क्या? उसने घबराकर पूछा। वे मुस्कुराईं। तुम्हारी मौसी ने सब ठीक कर दिया, अब चिंता की कोई बात नहीं। जेनाबाई दाऊद के उस वादे को कभी नहीं भूली थी, जिसमें उसने उन्हें सबसे ऊपर रखने की कसम खाई थी। उन्होंने दाऊद को समझाया कि हाजी मस्तान इन लगातार गैंगवार से परेशान है और चाहता है कि मुंबई के सभी गैंग आपस में युद्ध बंद कर दें। दाऊद इस बात पर कुछ नहीं कह सका। यहीं से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत हुई। जेनाबाई की बात पर सभी गैंग ने अपना अपना इलाका और धंधे बांट लिए। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि पुलिस प्रशासन भी उनके सामने फीका पड़ने लगा। बड़े बड़े डॉन जेनाबाई से सलाह लेते थे। उनका प्रभाव सबके ऊपर एक ताज की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अच्छा समय ज्यादा देर टिकता नहीं, और अपराध की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। उधर देश की राजनीति बदल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया। इसका असर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर भी पड़ा। एक तरफ देश बदल रहा था, दूसरी तरफ मुंबई में नए नए डॉन, नए बिजनेस और नए गैंग वॉर शुरू हो चुके थे। अंडरवर्ल्ड कई हिस्सों में बंट गया था। जेनाबाई सब कुछ एक तरफ से देख रही थीं। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक सभी अपना अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। इन्हीं गैंग वॉर में जेनाबाई का बेटा भी शामिल था, और एक दिन अचानक एक गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई। यह जेनाबाई के लिए सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने अपराधियों को पकड़वाने तक के लिए पुलिस की मदद ली, लेकिन बाद में उन हथियारबंद लोगों को जाने दिया और कहा, इनको ऊपर वाला ही सजा देगा, मेरे बस की बात नहीं। अब वे उम्र के ऐसे पड़ाव पर थीं जहां अपराध की दुनिया से दूरी बनाना ही बेहतर था। बेटे की मौत का घाव बहुत गहरा था। धीरे धीरे उन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करने लगी। जहां भी सांप्रदायिक दंगे होते, वे दोनों समुदायों के रसूखदार लोगों के साथ पहुंचकर शांति और एकता की बात करती। उनकी छवि तेजी से बदलने लगी। इस दौरान अपराध की दुनिया पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। दारू का धंधा बदल चुका था। नई तरह की नशाखोरी और तस्करी शुरू हो चुकी थी। वे इन सब से अलग होती चली गईं। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक सभी उनसे दूरी बनाने लगे। बेटे की मौत के बाद उनकी निजी जिंदगी में एक और बड़ा सदमा आया, जिसके बाद वे खुद को संभाल नहीं सकी। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जेनाबाई बहुत परेशान रहने लगी। उन्हें पछतावा होता था कि अगर मेरा नेटवर्क आज भी होता तो शायद मुझे पहले ही जानकारी मिल जाती और मैं इस हादसे को रोक पाती। दाऊद के प्रति उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मुंबई ने सबको सिर पर बैठाया, उसी मुंबई में उसने लाशें बिछा दी। उन मौतों ने जेनाबाई को अंदर तक हिला दिया। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगीं और अंततः उनका निधन हो गया। इस तरह समाप्त हुई एक स्वतंत्रता सेनानी से अंडरवर्ल्ड की पहली लेडी डॉन बनी जेनाबाई की कहानी, जिनको बड़े से बड़े डॉन सलामी देते थे। दोस्तों, यह थी जेनाबाई, दाऊद और मुंबई के सभी माफियाओं से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी। इस तरह की और रोचक, सच्ची और इतिहास से जुड़ी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।